की जा रही है। अपनाया जाएगा जुल्करनैन। सूरत-ए-हाल को कंट्रोल करने के लिए हम देख रहे हैं कि धक्कम पेल भी हो रही है, पुलिस भी वहाँ पे मौजूद है, कारकुनान भी वहाँ पे मौजूद हैं। पुलिस का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा अब? देखिए, इस वक्त जो पुलिस की जो गाड़ी है उसके ऊपर भी जो है मुक्के मारे जा रहे हैं, जो चीज मिलती है वो मारी जा रही है। इस वक्त कोशिश की जा रही है कि एक एहलकार है उसको वो पकड़ना चाहते हैं कि उसने बदतमीजी की है सेनेटर कामरान मिर्जा के साथ, तो हमारे हवाले करे। तो इस वक्त वो गाड़ी में बैठा हुआ, तो इस वजह से गाड़ी के ऊपर जो है तो मुक्के मारे जा रहे हैं कि इस एहलकार को बाहर निकाला जाए, ये हमारे हवाले किया जाए। इस वक्त जो तेज पार्टी के आगे रफीउल है वो सबसे आगे है, जबकि एसएसपी भी यहाँ पहुंचे हैं। यानी जुल्करनैन, ये कहा जा सकता है कि इस वक्त लीड आगा रफीउल्लाह ही कर रहे हैं तमाम लोगों को? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है। जो अकरम दुरानी साहब हैं वो भी, अकरम दुरानी जो है वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, और ठीक है जो इनके रहनुमा है। ठीक है जुल्करनैन, साथ ही रहिएगा, अपने नाजरीन को बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, पुलिस एहलकार जख्मी हो गया है। इससे पहले धक्कम पेल की जा रही थी, पुलिस एहलकार को बाजू से पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश की जा रही थी। अंसारुल इस्लाम के रजाकार यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस की गाड़ी का घेराव कर चुके हैं और पुलिस की गाड़ी के टायर्स की हवा भी निकाल दी गई थी ताकि ये गाड़ी मूव ना हो सके, हिरासत में लिया जाए, गिरफ्तारी अमल में ला जा सके। के बाद पुलिस एहलकार जो कि गाड़ी ड्राइव करने वाला था उसको बाजू से पकड़ के बाहर खींचा जा रहा था और वो शख्स अब बेहोश हो गया है, उसको जख्मी कर दिया गया है। पुलिस की गाड़ी के टायर्स की हवा भी निकाल दी गई है। और इस पर JUI के रहनुमा राशिद सोमरो का रद्द-ए-अमल सामने आया है, उनका क्या कहना था वो आपको सुनवाते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के कायद मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने घर से पार्लिमेंट लॉजिस की तरफ रवाना हो गए हैं। वो खुद गिरफ्तारी पेश करने के लिए चले गए हैं अपने MNAs के साथ, और अंसारुल इस्लाम के रजाकार जो अपने MNAs की सिक्योरिटी के लिए गए थे, न उन्होंने पार्लिमेंट लॉजिस में धावा बोला, न उन्होंने चौकियों को कंट्रोल में लिया, न उनके हाथ में कोई लाठी थी, न बंदूक थी, न हथियार था, न उन्होंने पार्लिमेंट लॉजिस की गलियों में कोई अपनी सलाहियतें बरुए कार लाई, बल्कि वो MNAs के कमरों में मौजूद थे, उनके साथ मौजूद थे, खाली हाथ मौजूद थे, जो अपने MNAs को अगवा होने से बचाने के लिए गए थे। लेकिन पुलिस ने धावा बोला है, MNAs को गिरफ्तार किया है। इस सूरत हाल में मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद गिरफ्तारी पेश करने के लिए चले गए हैं और उन्होंने पूरे पाकिस्तान के तमाम कारकुनों को हिदायत की है कि वो फौरी तौर पर इस्लामाबाद का रुख करें। जो कारकुन जहां है, जो चीज, जो सवारी मिलती है, निकल पड़े, इस्लामाबाद का रुख करे। अब हम इमरान वो इस्लामाबाद का रुख करें। वो मौलाना नहीं पहुंचते तो उनको घर से उठा के जेल में डालना चाहिए। जिस किस्म की उन्होंने ये प्लान किया और हक से किए, और अगर वो आ जाए खुद जेल में तो ये बहुत अच्छा है। जेल में तो सारी उम्र एक दिन नहीं रहे, इनको तो एक दिन खाना ना मिले परहेजी, तो ये जो इनका स्टमक अपसेट हो जाता है। ये सारे जो है इनके साथ पहुंच चुके हैं फवाद साहब, मौलाना फजलुर रहमान पार्लियामेंट लॉजिस के बाहर पहुंच चुके हैं। इनको फौरन गिरफ्तार करना चाहिए। अच्छा। और ये जो उनके कारकुनान हैं उनको गिरफ्तार करना चाहिए। ये बुनियादी तौर के ऊपर चूंकि घबरा गए हैं और इनको लग रहा है कि अभी इनके नंबर पूरे नहीं हैं, तो वो इसलिए इस तरह की इन्होंने ये हरकतें की हैं। और इंशाअल्लाह ताला ठीक है फवाद साहब, आपसे मजीद भी इस पर गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान और अयाज सादिक हमरा हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हमें ये इत्तलात थी जो आज के वाक़े से उसकी तस्दीक हो रही है कि हमारे MNAs को अगवा किया जाएगा, इस्लामाबाद पुलिस के जरिए अगवा किया जाएगा, जिसके लिए हमारे रज़ाकाराना तौर पर यहाँ पहुँचे, पुरअमन पहुँचे हैं। कोई असलहा नहीं, कोई ऐसी हरकत नहीं है कि जिस पर एतराज़ किया जा सके। इन्होंने आज हमारे लॉजिस में हमारे MNAs के ऊपर जो धावा बोला है, जो हमला किया है, मैं PDM के सरबराह की हैसियत पहुंचा हूं। मैं अपने दोस्तों के हमरा गिरफ्तारी पेश करूंगा और पूरे मुल्क को कहना चाहता हूं, तमाम कारकुनों को कहना चाहता हूं, हर पार्टी के वर्कर को कहना चाहता हूं कि वो पहुंच सके तो इस्लामाबाद पहुंचे, वरना अपने अपने शहरों में रोड बंद कर दें, कारोबार वतन बंद कर दें और उनको बता दें कि तुमने हमें चैलेंज किया है,
हमने आपके मुकाबले की कसम खाई है। हम आपसे लड़ेंगे, मैदान में लड़ेंगे और इंशाअल्लाह कारकुन जहां भी है हमारी आवाज पर लब्बैक कहते हुए घरों से निकल आए और इस जालिमाना जाबिर on a very short notice today. The information that I'm about to share with you, I'll just first of all be reading a prepared statement, and thereafter some technical details will be explained to you about the incident that we are talking about. And after that, if there are any questions, we'll be taking them on. On 9th of March 2022, at 18:43 hours, that is 6:43 p.m., a high-speed flying object was picked up inside Indian territory by Air Defense Operations Center of Pakistan Air Force. From its initial course, the object suddenly maneuvered towards Pakistani territory and violated Pakistan's airspace, ultimately falling near Mia Channu at 18:50 hours, that is 6:50 p.m. And when it fell, it also damaged some civilian property. Thankfully, no loss or injury to human life was caused. Pakistan Air Force continuously monitored the complete flight path of the flying object from its point of origin near Sirsa in India till its point of impact near Mia Channu. And Pakistan Air Force initiated requisite tactical actions in accordance with the SOPs. It is important to highlight that flight path of this object endangered many international and domestic passenger flights both in Indian and Pakistani airspace, as well as human life and property on ground. Whatever caused this incident to happen, it is for the Indians to explain. It nevertheless shows their disregard for aviation safety and reflects very poorly on their technological prowess and procedural efficiency. The incident could have resulted in a major aviation disaster as well as civilian casualties on ground. Pakistan strongly protests this flagrant violation and cautions against recurrence of any such incident in future. Now, I would like to call upon Air Vice Marshal Tariq Zia to explain the technical details of the incident. Sir. Thank you, General Baba. Thank you. Assalamualaikum, gentlemen. I'll go over the details of the incident which happened yesterday. During our routine surveillance yesterday on the 9th of March at 18:43 hours, we picked up high-speed object close to Sirsa. The initial pickup was 104 kilometers inside the Indian territory from the closest part of the international border. This object was picked up at high altitude, which was around 40,000 feet, and it was traveling at speed in excess of Mach 2.5 and ultimately ending up at Mach 3. The initial course of this projectile was on southwesterly heading, and it appeared to initially go towards the Mahajan field firing ranges, which is southwest of Suratgarh at this place. However, once it had traveled around 70 to 80 kilometers on this heading, it took a right track change while maintaining the same altitude and speeds and started to head northwest towards the Pakistani airspace. Pakistan Air Force air defense system
had a solid and continuous tracking of this projectile right from its first pickup till it faded out, and I'll talk about it a little later. So on a northwesterly heading, this track crossed the international border into Pakistan, crossed over close to Ahmedabad, south of Bahawalpur, on the same parameters, and ultimately it faded out at a time of 1850 Pakistan Standard Time, close to near Jannu. Total distance that it traveled inside Pakistan, 4 kilometers. Total time from pickup till its impact on the ground was 6 minutes and 46 seconds. However, the time that it stayed in Pakistani territory was 3 minutes and 44 seconds. While we have recovered the debris and we are continuously doing the forensic analysis of this object, we can so far deduce that it was a supersonic missile, an unarmed missile, and it was launched from the ground. So it was a surface-to-surface missile. Details are yet to come, and we will ascertain the type subsequently. Thank you very much. If there are any questions, we'd like to take. ये बताइए, मतीन है GTV से कि एवीएम साहब ने भी कहा कि ये सुपरसोनिक मिसाइल था, तो आपका एनालिसिस, एयरफोर्स का एनालिसिस, सारी इंफॉर्मेशन के तनाजुर में ये बताइए कि ये कोई was it a planned activity or it was somehow inadvertently entered into Pakistan, it was a deliberate attack as you earlier protested strongly. And second thing is कि इस किस्म के मुस्तकिल में भी हिंदुस्तान की जानिब से पहले पास में बड़े इश्तिहार अंगेज बयानात आते रहे मिलिट्री लीडरशिप से, पॉलिटिकल लीडरशिप से, तो आप क्या समझते हैं? आप तो ये मिसाइल आ गिरा है, फ्यूचर में हमारी इस किस्म की चीज़ों से मुकाबला करने की क्या प्लानिंग है? दूसरा, अगर आप इजाज़त दें, पॉलिटिकल सिचुएशन नेशनल डिफेंस के साथ जुड़ी हुई है, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहते हैं कि फौज मेरे साथ है, तो अगर आप इस पर जवाब दे दें, is military is with the Prime Minister? Thank you. So I'll limit myself to this particular topic right now. जैसा मैंने अपनी स्टेटमेंट में आपको बताया कि whatever caused this incident, it is for India to explain. Being a responsible nation, हम इसके ऊपर कोई किसी किस्म की इश्ताल अंगेजी या कोई इस तरह की चीज़ नहीं कर रहे. There is a lot of explanation that needs to be done. हमारी अपनी भी detailed inquiry अभी चल रही है. We are still looking into things. Forensics हो रहे हैं. इस वक्त तक जो हमने आपको details आपके साथ share की हैं, जैसा कि AVM साहब ने बताया कि it was a supersonic flying object, most probably a missile, but it was certainly unarmed. It was certainly unarmed. So whatever has caused this, we will wait for an explanation from the Indian side. That is where I will stop right now. As far as हमारी preparations क्या हैं, जैसे आपको वाइस मार्शल साहब ने बताया कि right from its point of origin, ये पाकिस्तान इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर था इंडिया में, बट वहाँ पे भी हमने इसको पिक कर लिया right from the start. We continuously kept monitoring, and the moment it started taking a turn towards the Pakistani territory, उसी वक्त जो भी हमारे tactical और technical actions थे SOPs के मुताबिक वो in place हो गए थे. टोटल जो इसका टाइम था जो ये पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर रहा वो 3 मिनट और तकरीबन 24 सेकंड था, और उस दौरान जो एक्शंस करने थे वो हो गए थे. वी एग्जैक्टली न्यू द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट. उससे थोड़ी देर बाद जो करीब तरीन हमारी जो मिलिट्री फॉर्मेशन था उसकी फोर्सेस वहाँ पे पहुँच गई, और उसके बाद जो फर्दर इसको रिट्रीव किया गया और फिर एयरफोर्स ने इसको आगे टेक ओवर कर लिया. सो एक्शंस, रिस्पांस, एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज परफेक्ट. वी डिटेक्टेड इट ऑन टाइम एंड वी कुड टेक केयर ऑफ दैट. आपने जो आखिर में बात की, मैं आई वाजंट एक्सपेक्ट
थिंक इस तरह की चीज़ में आप ये बात करेंगे. मैंने लास्ट अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बड़ी क्लैरिफाई कर दी थी कि फ़ौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है और ये ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगा. एंड आई वुड अगेन रिक्वेस्ट कि इसके अंदर अननेसेसरी ना स्पेकुलेट किया जाए और ना ही इस चीज़ के अंदर किसी किस्म की अननेसेसरी डिस्कशंस की जाएं. वही हमारे सब के लिए अच्छा है. एंड आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दिस एनी मोर. थैंक यू. एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? जी सर, ये बताइएगा कि क्योंकि जो कंट्रोल लाइन है वहाँ पर तो जंगबंदी है, ये वाकया हुआ इंटरनेशनल बॉर्डर पे, तो क्या दोनों ममालिक के जो डीजी मिलिट्री ऑपरेशन है उनके दरमियान इसके बाद कोई रब्ता हुआ तो पाकिस्तान को प्रोटेस्ट किया? और दूसरा, इसमें कुछ ऐसी तस्वीर भी आई कि कुछ कैजुअलिटीज जो है वो हुई हैं वहाँ से कुछ नुमाइंदों ने कुछ पेजेस की कुछ तस्दीक की. मैं जिस तरह आपको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई ह्यूमन कैजुअलिटीज़ नहीं हुई हैं ऑन ग्राउंड. जहाँ पे इसका इम्पैक्ट हुआ वहाँ पे करीब एक जो बिल्डिंग थी उसकी एक दीवार डैमेज हुई. आपको आई थिंक कुछ पिक्चर्स भी दिखाई हैं, ये उसका डेब्री पड़ा हुआ है और साथ ये इसका आपका क्रेटर देख सकते हैं और उस सामने एक दीवार गिरी हुई नज़र आ रही है. दैट इज़ ऑल दैट हैज़ हैपेंड ऑन द ग्राउंड. DGMO's लेवल ऐसा कोई रब्ता नहीं हुआ. कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन उधर से नहीं आई. दैट इज़ वाई जैसा मैंने कहा कि हमने अपने तौर पे जो अभी तक वट एवर आर फाइंडिंग्स आर अनटिल नाउ वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं. एंड इसके बाद फॉरेन ऑफिस अपने प्रोसीजर के तहत जो भी एक्सप्लेनेशन है वो सीख करेगा थ्रू इंडियन अथॉरिटीज़. जी खालिद साहब. साहब, इस जो वाकया पेश हुआ साहब, जो ये वाकया पेश हुआ, क्या इसकी जो सलाहियत है बताई थी वो किस नौयत की थी? और दूसरा, हमारी कोई इस इलाके में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको टारगेट करने की कोशिश की गई हो? जी नहीं, ऐसी हमारे पास ऐसा तमाम सिस्टम मौजूद है जिसको डिटेक्ट किया जा सकता है. जी मैंने जैसे आपसे शेयर किया कि राइट फ्रॉम द स्टार्ट हमने इसको डिटेक्ट कर लिया था. एंड वी वर एब्सोल्युटली मॉनिटरिंग द फ्लाइट पाथ ऑफ दिस थिंग. और कोई ऐसी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन एरिया में ऐसी नहीं थी जहाँ पे ये जाके गिरा है. दैट शुड बी इनफ आई थिंक जो आपने बात की. जावेद शहजाद सर. मैं जावेद शहजाद हूँ और साफ इस्लामाबाद से. प्राइम मिनिस्टर ने 2 दिन पहले कराची में भी ऐलान किया था कि अगर कोई ग्राउंड अटैक होता है तो मैं एयरफोर्स को ऑर्डर करूंगा वो तैयार मार कराएगी ड्रोन तैयार जो है. आया कोई खतरात किस तरफ से ज्यादा हमें खतरा है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की है वहाँ पे कराची में? दूसरा सर, सिबी का जो वाकया है, दहशत गर्दी की जो नई लहर है ये आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, इसकी कोई बताइए ना. देखिए मैं आपकी पहली वाली जो क्वेश्चन है उस प्राइम मिनिस्टर साहब ने कराची में ऐलान किया था, उन्होंने आई थिंक एक जनरल बात की है. मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगा. आई एम श्योर एज फार एज जो सीबी की बात है, जो इंसिडेंट्स हुए हैं रिसेंटली उनमें एक थोड़ी सी अपटिक आई है. बट हम साथ साथ शेयर भी कर रहे हैं कि पिछले चंद हफ्तों में हमने तकरीबन आज के अगर मैं शामिल करूं जो 4 टेररिस्ट आज मारे हैं, 80 टेररिस्ट्स को हम मार चुके हैं पिछले चंद हफ्तों में. जितने फिगर्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं. सो इसकी वजूहात मैं एक दफ़ा पहले भी आपसे शेयर कर चुका हूं क्योंकि हमारे हमसाया मुल्क में इस वक्त एक जब विड्रॉल हुआ है यूएस फोर्सेस का, एक वैक्यूम आया है और उसमें कुछ ऐसी शरपसंद अनासर, ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे बैठी हुई थी जिनको अभी कंट्रोल करने में उनको टाइम लगेगा. सो ये एक अपटिक आई थी. बट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेल इन कंट्रोल एंड वी आर टेकिंग केयर ऑफ दैट. और जिन लोगों ने ये इंसिडेंट्स किए हैं हम विद इन डेज उन तक पहुंच रहे हैं और उनको एलिमिनेट कर रहे हैं. एंड वेरी सून इंशाल्लाह ये जो थोड़े बहुत इंसिडेंट्स के इंक्रीज आई है ये. लेकिन भारत लगता है अपने हरकतों से बात नहीं आया, तो सर उसको क्या समझते हैं? 27 फरवरी से सबक सीखते हुए इस तरह की हरकतों से इज्तनाब करना चाहिए? मैं इसको थोड़ा सा और तरीके से देखूंगा. आई वुड से कि ये एक तो उनकी इस तरह के
جو میزائل یا ویپن سسٹمز ہوتے ہیں ان کے ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز چلتے رہتے ہیں. یہ کیا تھا میں اس کے بارے میں وی آر ناٹ شور. جیسے میں نے کہا کہ اس کو ایکسپلین انڈیا نے کرنا ہے, بٹ یہ دو چیزوں کو بڑا واضح بیان کرتا ہے. ایک تو ان کی جو بھی ٹیمز ہیں, جو بھی ہیومن ریسورس ہے جو اس طرح کی ہائی ٹیک چیزوں کو دیکھ رہی ہے, ان کی پروفیشنل پرویس کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کیا ہے. کافی بڑا سوالیہ نشان ہے اس کے اوپر. اور دوسرا یہ ان کی ٹیکنالوجی جو ہے اس کے اوپر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اس ٹیکنالوجی میں کافی کمی ہے میرے خیال میں, اور اس کو مزید ان کو کافی کام کرنا پڑے گا اپنی ٹیکنالوجی کو امپروو کرنے میں. میں اس کو تھوڑا سا اس تناظر میں دیکھوں گا. باقی ستائش سروس سے لنک کرنا یا کسی اور چیز سے, جیسے میں نے کہا کہ وی آر اسٹل انویسٹیگیٹنگ اینڈ اس کے اوپر مزید کچھ سوالات کے جوابات جب آئیں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سلمان سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ یہ ایک سپر سونک میزائل تھا, ان آرمڈ میزائل تھا. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ بیلسٹک میزائلز کے تجربے ہوتے ہیں تو دونوں ملک شاید ایک دوسرے کو انفارم کرتے ہیں, تو کیا پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ جو سپر سونک میزائلز ہیں اس کے حوالے سے کوئی ایگریمنٹ ہے ایک دوسرے کو پیش کیا آگاہ کرنے کے بارے میں؟ ایکچولی جو انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے اس کا جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بیلسٹک میزائلز کی ٹیسٹ جب بھی ہوتا ہے اس کو شیئر کیا جاتا ہے. اس قسم کے جو میزائل ہیں ان کی انفارمیشن اس طرح سے پہلے نہیں شیئر کی جاتی. محمد عمران سر, یہ آپ نے بتایا کہ سرفیس ٹو سرفیس میزائل تھا, جی سرفیس ٹو سرفیس میزائل تھا, تو جو اب تک انویسٹیگیشن کی گئی ہے اس میں کچھ ڈٹرمن ہوا ہے کہ اس کی رینج کیا تھی, کس رینج تک جا سکتا. دوسرا یہ کہ اس وقت ایک انڈیا کے اندر بھی ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکا ہے, وہاں پہ ایکسٹریمزم جس تیزی سے بڑھا جس کو سیفرون ٹیررزم کا نام دیا جا رہا ہے. تو آپ یہ سمجھ ہیں کہ یہ اس تناظر میں بھی کوئی اس قسم کی کوئی حرکت ہو سکتی ہے اس سائڈ پہ, اس سائڈ سے. اور دوسرا سر آپ نے بالکل کہا کہ آپ پولیٹیکلی جو ہے وہ اس میں نہیں آنسر دینا چاہ رہے, لیکن سر جو اس وقت جو ایک پولیٹیکل ٹرمائل ہے وہ ڈائریکٹلی نیشنل سیکورٹی کے ساتھ لنکڈ ہے, اور بار بار ادارے کا نام ہر طرف سے لیا جا رہا ہے. جبکہ آپ نے جیسے ریفرنس دیا ہے کہ پچھلی آپ اپنی پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہیں کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, لیکن اس کے باوجود اکراس دا بورڈ تمام پولیٹیکل پارٹیز اور جو ڈسکشنز چل رہی ہیں اس کے اندر آپ کا ادارے کا نام بار بار آ رہا ہے. اس کے اوپر تھوڑا سا کلیئرٹی سر ہو جائے تو. دیکھیے میں پہلے آپ کے پہلے سوال کا جواب دے دوں.
ایز فار ایز یہ کیا ٹیکنالوجی ہے, اس کا کیا رینج ہے, کیا ہے, جیسے میں نے کہا ہم اس کے اوپر تھوڑا مزید ابھی کام کر رہے ہیں. اس نے 260 کلومیٹر تقریباً جو ٹریول کیا ہے وہ ان اٹ سیلف, اس کی سپر سونک اس کی اسپیڈ جس آلٹیچیوڈ پہ یہ آیا ہے 40,000 میٹرز کے اوپر, دیٹ ان اٹ سیلف ٹیلز اس سم تھنگ. سو کہ یہ موسٹ پرابلی ایک میسائل ہی ہے, ایک میزائل تھا, اور اب اس کی ٹیکنالوجی کتنی ایڈوانسڈ ہے کیا ہے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا مزید کام کریں گے. یہ انیشیل انفارمیشن ہے جو میں نے آپ کو دی ہے. آپ نے جو دوسری بات کی, میں کوئی کیا کہہ رہا ہے, میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ اگر کسی کو یہ شک ہے یا کسی کا یہ خیال ہے کہ ہماری طرف سے کچھ ہو رہا ہے تو اس کا کوئی ایویڈنس ہوگا, اس کا کوئی پروف ہوگا, اور اگر ایسی کوئی چیز آج تک تو کوئی سامنے نہیں لایا, سو دیٹ مینس میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پھر ان سے سوال کریں بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے سوال کریں. میں تو آپ کو اپنا جواب دے چکا ہوں, کئی مرتبہ دے چکا ہوں. سو پلیز آسک دا پیپل ہو آر پوائنٹنگ فنگرز اینڈ کلیمنگ. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا. ممتاز بھٹی سر. ممتاز بھٹی صاحب دین ٹی وی سے. سر ایک تو یہ کہ جو آپ دوست کا معاملہ ہوا, پھر یہ ایئر میں یہ جو میزائل آیا, اس کے بعد آپ 3 سائڈ پہ بلڈ اپ ایک موجود ہے انڈیا میں ہمارے ایل او سی کے گرد نارتھ کے اندر, اور پھر یہ جو ساؤتھ ویلی ہے ہماری, تو آپ کی اس پہ کتنی نظر ہے اور کیا اس کا ہمارے پاس پریپریشن ہے؟ دوسری بات یہ کہ چیف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی ایس آئی کا دورہ امریکہ کے حوالے سے کوئی شیڈول فائنل ہو گیا ہے یا ابھی نہیں ہوا؟ کوئی ایسا دورہ نہیں ہے, کوئی ایسا شیڈول فائنل نہیں ہوا. میں اسپیکولیشن ہے, دیر از نو سچ تھنگ. ایز فار ایز ہماری تیاری کتنی ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. آپ دوز ڈیٹیکٹ ہوئی, یہ میسائل اگر ہوا میں تھا ڈیٹیکٹ ہوا, رائٹ ایٹ دا اسٹارٹ ہوا. سو دس شوڈ ٹیل یو کہ کوئی ڈیلیبریٹلی یا انیڈورٹنٹلی کچھ بھی پاکستان کی ٹیریٹری, پاکستان کی سوورینٹی, پاکستان کی ایئر اسپیس کی طرف کچھ بھی ہوتا ہے تو وی آر دیئر, وی آر الرٹ ٹو اٹ, وی آر ایبسلیوٹلی پریپیئرڈ, اینڈ الحمدللہ nothing misses our watch. That's it. فیصل رضا خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل رضا خان سر, senior correspondent 92 News سے. Sir, we have seen over the years the irresponsible behavior of Indian state in our east, particularly when we go through their nuclear stockpiles and the fissile material which was already transported to many neighboring countries, the black market and all that. So when we have clear indication that S-400 is there in our neighbor in Pokhran, there are exercises, that is the center of Indian military exercises most probably, particularly regarding Air Force and their military. So when a projectile of such kind comes to Pakistan, and do you think that this irresponsible behavior of in East would not only very dangerous for Pakistan but also for the neighboring countries? Number one. And the second is that our two of the very important strategic bases, Bolari and PF base Rafiki, these are right at our eastern border, and the projectile which was fell in Mia Channu, that was very much nearer to PF base Rafiki. So how do you see that aspect? Because might be there would be something to deliberately send that projectile into Pakistan to assess our defenses and also to assess the strategic capability of Pakistan. Thank you, sir. As I told you, we are not claiming anything right now. Like a responsible nation, as we've